गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया है a=3 1 - 1 2 i=1 0 0 1, तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स आई। जो आपका मैट्रिक्स आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इकाई आव्यूह है या फिर ये तत्सम आव्यूह भी इसे कहते हैं। और हमें कंडीशन दे दी गया है a² = 5a + λi। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस जो आपको ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर a² है तो हमें सबसे पहले a² की वैल्यू निकालनी होगी। वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी है तो a × a करके हम a² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a² हमारा होता है a² हमारा होता है a × a। तो ऐसे ही a × a मतलब जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो a² की वैल्यू हो गई a × a, तो ये a और ये × a = 5, ये a की वैल्यू प्लस लैम्डा ये i की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर है ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ पर बीच में फिर प्लस का साइन आएगा, और 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये प्लस माइनस -1। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 1 = 2। नेक्स्ट ऐसे ही इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2, और वो -2 और ये प्लस माइनस ये यहाँ पर हो गया माइनस। ऐसे ही -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 और 2 × 2 = 4। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 × 1 = 5 -1 और ये 10, और लैम्डा का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8, 5 -5 और 3। यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे तो 15 + लैम्डा, 5 + 0 -5 + 0 10 + लैम्डा। अब चूँकि यहाँ पर दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कि दो आव्यूहों के समानता के नियम से, जब दोनों आव्यूहों के समानता का नियम क्या होता है कि दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होना चाहिए और संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों अवयवों के बीच में = का साइन आएगा, दोनों अवयव बराबर है, दोनों अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे तो ये 8 है वो 15 + लैम्डा के इक्वल होगा, तो 15 + लैम्डा = 8। 5 5 के इक्वल होगा, -5 -5 के इक्वल, और जो 3 है वो 10 + लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ से 10 + लैम्डा के इक्वल हो गया 3। तो दोनों ही इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 + लैम्डा से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 15 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7, और 10 + लैम्डा = 3 से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तब भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7। तो इस प्रकार हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a = 0 0 4 0। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स a की वैल्यू दी है और हमें a⁴ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम a⁴ कैसे निकालेंगे। तो a⁴ डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, a⁴ को हम छोटे छोटे पावर में तोड़ सकते हैं। यह सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं। तो a² क्या हो जाएगा a × a। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 0 × 0 0 4 0। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार हमें शून्य आव्यूह प्राप्त होता है। तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें शून्य आव्यूह प्राप्त होता है।
तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 0, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 0 अवयव प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम अगर दोनों तरफ की पावर 8 कर दें, दोनों की पावर अगर हम 8 कर देते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगा और 0 की पावर 8 करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 8, तो ए की पावर 16 इक्वल टू 0, यानी ए की पावर 16 भी हमारा क्या होगा, 0 अवयव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। देन यहाँ पर बोला है दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हमें ए की वैल्यू दी है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होगा, तथा इसके प्रयोग से ए की पावर 4 का मान ज्ञात करना है और ए की पावर 4 की वैल्यू हमें इसके द्वारा ज्ञात करनी है। तो हमें ए की वैल्यू दी है और हमें इस इक्वेशन के थ्रू ये बताना है कि मतलब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दिखाना है कि x के इक्वल 0 आएगा। तो उसके लिए हमें ए स्क्वायर पता होना चाहिए, 5a पता होना चाहिए और 7i पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू जैसा कि हमारा होता है a इंटू ए, तो दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। अब जब हम दोनों मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 ये आपका 9 हो जाएगा। 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और 2 2 ज़ा 4। जैसा कि हम पहले भी क्लास में देख चुके हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 8 5 माइनस 5 एंड 3। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5a की वैल्यू निकालनी है। तो 5a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू हमें पता है, इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो 5a इक्वल टू मिल जाएगा हमें 15 5 माइनस 5 और 10। अब हमें 7i की वैल्यू निकालनी है। तो 7i, तो यहाँ पर a जिस कोटि का मैट्रिक्स होगा i भी उसी कोटि का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर जो a है, a की कोटि है 2 क्रॉस 2, तो हम यहाँ पर i भी लेंगे, वो भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पर 7i, तो i की वैल्यू भी हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया है। 7 को अंदर इंटू कर देंगे तो 7 0 0 7 प्राप्त होता है। अब ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किए, माइनस 5a की वैल्यू पुट किए, प्लस 7i की वैल्यू पुट कर दिए। अब माइनस वाले इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि a माइनस बी को सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस माइनस बी इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो माइनस का अंदर इंटू कर देंगे, सबसे पहले पहला वाला मैट्रिक्स एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा देंगे और इस माइनस का हम एज इट इज अंदर इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो माइनस 15 माइनस 5 5 माइनस 10 और ये 7 एज इट इज़। अब तीनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं। जब तीनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 0 अवयव प्राप्त होता है। 0 अवयव प्राप्त होता है मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हमें इसी इक्वेशन के थ्रू a की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे इक्वेशन दे और बोले कि इसकी सहायता से a की पावर 4, a की पावर 5 या a की पावर कितनी भी बोले, जो भी एंड सो ऑन, a की पावर n, आपको अगर उसकी वैल्यू निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, बस a की पावर जो यहाँ पे सबसे a का जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको यहीं रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू हमारे पास होगी उसे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर a का मैक्सिमम पावर है a स्क्वायर, तो उसको हम यहीं रहने देंगे और बाकी जो वैल्यू है माइनस 5a प्लस 7i उसे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस 7i। अब हमें a की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पर तो a स्क्वायर है। जब यहाँ पर a स्क्वायर है तो दोनों तरफ मैं a का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो दोनों तरफ हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 5a माइनस 7i इंटू a। अब a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a स्क्वायर माइनस 7i 7ai।
अब यहाँ पर देखिए ये 5 एज इट इज़ रहेगा ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया तो वैल्यू आई 5a माइनस 7 आई। अब हम जानते हैं कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में अगर कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में अगर कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और दोनों सेम कोटि के हैं, तो जो वैल्यू आती है वो वही मैट्रिक्स आती है। ये हमने देख चुके हैं पहले भी। इसके गुणधर्म में ए अगर आपका कोई m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है और आई भी उसी m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, तो दोनों का गुणनफल मैट्रिक्स A के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पर वही फॉर्मूला लागू हुआ है, A इंटू आई A के बराबर हुआ। 5 का अंदर इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो 25a माइनस 35i माइनस 7a। इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 18a माइनस 35i। अब उसके बाद हमें तो a की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पर तो a की पावर 3 तक मिला। सेम एज इट इज़ फिर दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर a की पावर 4 इक्वल टू हमें मिल जाएगा a का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा 18a स्क्वायर माइनस 35ia। फिर से a स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल चुका है, ये जो a स्क्वायर की वैल्यू है इसे फिर से हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 35ia, वो किसके बराबर हो जाएगा 35a के बराबर। फिर इसके अंदर इंटू करेंगे 18 का, तो 18 5 ज़ा 90a माइनस 18 7 ज़ा 126i माइनस 35a। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी a की पावर 4 इक्वल टू 55a माइनस 126i। अब हमें a की पावर 4 निकालनी है, तो बस a की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। i की वैल्यू भी हमें पता है, जितने कोटि का a होगा मैट्रिक्स से उतनी कोटि की i भी होगी। बस वैल्यू पुट कर देना है, a की वैल्यू पुट कर देंगे, i की वैल्यू पुट कर देंगे। 55 का अंदर इंटू करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ये प्राप्त होगा। 126 का इंटू करेंगे तो हमें ये वाला मैट्रिक्स प्राप्त होगा। दोनों को माइनस करना है, माइनस करने का रूल सेम, माइनस को अंदर इंटू कर देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करने पर हमें यह आंसर प्राप्त हो रहा है। मतलब a की पावर 4 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 39, 55 माइनस 55 और माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू 102 021 203। तब दर्शाइए कि a बहुपद f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का मूल है। कभी भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स a दिया रहे और आपको कोई फंक्शन दिया रहे f ऑफ x इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया रहे और कभी भी पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है उस फंक्शन का मूल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह पर a पुट करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर 0 आता है मतलब मैट्रिक्स a जो है वो इस इक्वेशन का मूल है, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे कि कभी भी हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम वर्ग समीकरण ही सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको कोई समीकरण दे देता है, जैसे आपको यही समीकरण दे दिया, ये वर्ग समीकरण दे दिया। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आएगी। मान लेते हैं x की वैल्यू 3 2 है, मान लिया है x की वैल्यू 3 और 2 है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब भी आपको वर्ग समीकरण दिया है और आपको x की 2 वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पर ये मूल कहने का मतलब है ये x के 2 हल है 3 और 2। तो अगर 3 को इस इक्वेशन में पुट करूँगी और इसके इक्वल टू 0 आता है, मतलब इस बात से ये सिद्ध होता है कि हाँ ये जो x की वैल्यू है 3 है। मतलब अगर 3 को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें 0 मिल जाता है। मतलब 3 उसका आंसर है, तभी तो उसको पुट करने पर हमें 0 मिल गया। अगर इसको पुट करने पर 0 नहीं मिलता मतलब 3 इसका मूल नहीं है। वैसे यहीं पर पूछा है भाई कि f ऑफ x आपको कोई फंक्शन दिया है और पूछा है कि ये जो a है वो इसका मूल है। इसका मूल है मतलब इस f ऑफ x का एक आंसर है ये a। यहाँ पर x की पावर 3 दी है, मतलब यहाँ पर x की 3 वैल्यू आएंगी, उसमें से एक वैल्यू ये a भी है, यही पूछ रहा है यहाँ पर।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए पुट करेंगे सबसे पहले और हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो हम x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलता है, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 की जगह हमने 2i लिया है, क्योंकि इंडिविजुअल 2 अगर ले लेंगे तो यहाँ पर हम आव्यूह का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या आव्यूह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और हमें आव्यूह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो सभी एक ही कोटि के होने चाहिए। इसलिए हमने उसके साथ में, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए इंटू मैं 1 लिख सकती हूँ, या आइडेंटिटी हो गया, इसीलिए इसकी जगह पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया या इकाई आव्यूह ले लिया। अब इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए क्यूब की वैल्यू पता करनी होगी, फिर 6a स्क्वायर की वैल्यू पता करनी होगी, फिर 7a, फिर 2i, फिर सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने पर और सॉल्व करने पर अगर 0 आ रहा है तो हाँ, ये जो a है वो जो फंक्शन दिया है बहुपद उसका मूल है, अगर नहीं आएगा तो वो बहुपद का मूल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए ए क्यूब इक्वल टू हमारा होता है ए स्क्वायर इंटू ए। सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए किया, तो हमने जब इसको सॉल्व किया यहाँ पर इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और हम देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, ऑलवेज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में संगत अवयव का हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। देन फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 2। देन नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। सेम एज इट इज़ हमें नेक्स्ट में फॉलो करना है। 0 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 सॉरी 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। ऐसे ही हम सभी में फॉलो करेंगे। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 508 245 80 13। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हम ए क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू होगा हमारा ए स्क्वायर इंटू ए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा ए हो गया। इसका भी हम सेम मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ए क्यूब की वैल्यू मिलती है 21 0 34 12। ये जो वैल्यू है ये 12 है, 8 23 34 0 और 55। अब नेक्स्ट हमें 6a स्क्वायर निकालना है। तो 6a स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है 30 0 48 12 24 30 48 0 78। यहाँ पर जो 6 का मल्टीप्लाई है वो पूरे एलिमेंट के साथ में होता है। 6 5 ज़ा 30, 6 0 0, 6 4 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 13 78। अब नेक्स्ट 7a निकालना है। तो हमारे पास a की वैल्यू तो पहले से ही है, ये a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू, इसमें 7 का मल्टीप्लाई हमें कर देना है। तो यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, जैसे कि सेम ए स्क्वायर में हुआ था 6 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट के साथ में होता है, सेम 7 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट के साथ में होगा। तो 7 1 ज़ा 7, 7 इंटू 0 0, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 इंटू 0 0, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट 2i की वैल्यू। अब यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो जिस कोटि का होगा हम आई भी उसी कोटि का लेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आई भी कौन सी कोटि का होगा हमारा 3 क्रॉस 3 का, इसलिए यहाँ पर आई भी हमने कौन सी कोटि का लिया है 3 क्रॉस 3 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू सारी प्राप्त होती है। तो अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a और 2i, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में इसे पुट करते हैं
तो हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7i प्लस 2। ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2। अब माइनस वाली चीज़ को हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस है तो इस माइनस का पूरे अंदर एलिमेंट में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और बाहर में हम इसमें प्लस लगा देंगे। प्लस 7i प्लस 7a प्लस 2i, ये 2i की वैल्यू। अब सभी को हम ऐड कर देंगे। जब सभी को हम ऐड करते हैं तो हम पाते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू आती है शून्य अवयव, या फिर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो अवयव ए है वो बहुपद एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6a एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का एक मूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है x माइनस 5 1, और हमें ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं इक्वल टू 0 दिया है, और इस समीकरण को हल करना है। तो कभी भी अगर हमें बोले कि समीकरण हल कीजिए तो वहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी होती है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो कुछ नहीं करना है, ये पहले 2 मैट्रिक्स, कोई भी 2 मैट्रिक्स, पहले 2 मैट्रिक्स का इनटू कर लीजिए। चाहे आप पहले इन 2 मैट्रिक्स का इनटू कर लीजिए, चाहे पहले आप इन 2 मैट्रिक्स का इनटू कर लीजिए। लेकिन इनटू करने का नियम है, जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसके रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसकी कोटि है 1 क्रॉस 3 और इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3। तो ये 3 और ये 3 मतलब इसके कॉलम और इसके रो दोनों इक्वल हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये है हमारा 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो अब इसके कॉलम ये, इसका रो ये इक्वल है, तो हाँ दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हो सकता है दोनों का मल्टीप्लाई। और जो दोनों का गुणनफल हमें मिलेगा वो कौन सी कोटि का होगा, 1 क्रॉस 3, यानी कि उसमें 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस 2। एज इट इज़ आगे ही से फॉलो करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। और पहले वाले और जो बाजू वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर इसका कोटि क्या हुआ, 1 क्रॉस 3, और इसकी कोटि क्या हुई, 3 क्रॉस 1। तो इसकी कोटि 1 क्रॉस 3 है, इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है क्योंकि इसके रो और इसका कॉलम इक्वल है। और जो इन दोनों का गुणनफल मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, 1 क्रॉस 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2, जो पीछे इक्वेशन था उसे हमने सॉल्व किया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से किया तो माइनस 40, और 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 से करेंगे तो प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल 0 है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4√3। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा √2 साइन अल्फ़ा माइनस √2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो तो दर्शाइए कि हमें मैट्रिक्स ए दिया है और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है या दर्शाना है a की पावर n इक्वल टू कॉस n अल्फ़ा प्लस साइन n अल्फ़ा √2 साइन n अल्फ़ा माइनस √2 साइन अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा कॉस n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा। अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें ये जो मैट्रिक्स ए एन दिया है ये हमें प्रूफ करना है।
तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में पहले भी पढ़ चुका है। तो सिद्धांत मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। इस परिणाम को गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो n दिया होता है, n की जगह पर 1 पुट करते हैं, फिर n इक्वल टू k पुट करते हैं, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं। जब n इक्वल टू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो a की पावर 1 हो गया, और जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यू n है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो a की पावर 1 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा एज इट इज़ जो हमें मैट्रिक्स a है वो प्राप्त हो जाता है। ध्यान दें, मैट्रिक्स a जो है वो a की पावर 1 n की वैल्यू 1 रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब हमें n की वैल्यू 1 रखा है तो भाई जब n की वैल्यू 1 रखे हैं तो हमें वापस मैट्रिक्स a मिल गया। मतलब जो n की वैल्यू 1 है इसके लिए ये जो इक्वेशन दिया है a n वो सिद्ध होता है, वो सत्य है। तो इसलिए हमने लिखा है अतः परिणाम n इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन सत्य है। अब नेक्स्ट, अब हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए सत्य है। पहले तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लिया कि ये सत्य होगा, डेफिनेटली 1 रखा तो। लेकिन n इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि सत्य होगा ही। इसलिए एक n इक्वल टू k के लिए सत्य है, मान लिया। तो n की जगह पर k पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू n रखा है वहाँ वहाँ पर हम k पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा cos k अल्फ़ा प्लस साइन k अल्फ़ा इन √2 साइन k अल्फ़ा माइनस √2 साइन k अल्फ़ा cos k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हमने यहाँ पर मान लिया था इसके पहले कि n इक्वल टू k के लिए ये इक्वेशन प्रूफ है, मतलब ये इक्वेशन उसके लिए सत्य है ही। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, n इक्वल टू हम 1 रखते हैं, n इक्वल टू k रखते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 रखते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो इक्वेशन सिद्ध हो गया, n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो सिद्ध है ही, n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध होना चाहिए। अगर सिद्ध हो गया तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत का पालन करता है अथवा नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे। तो k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू हमने पहले निकाल चुका है, तो ये a की पावर k की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले एलिमेंट से होगा, तो ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, फिर √2 साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा माइनस √2 साइन अल्फ़ा, तो √2 2 हो जाएगा, प्लस और ये माइनस माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा। ठीक, नेक्स्ट जो अब हमको यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है cos के अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से, जैसा कि हम मल्टीप्लाई करते हैं आव्यूह में वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का किया तो हमें ये वैल्यू मिली, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं cos के अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 साइन अल्फ़ा से, तो √2 को हमने बाहर लिख दिया है, और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे cos के अल्फ़ा से, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा cos के अल्फ़ा। देन फिर इस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा साइन के अल्फ़ा से, तो साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा। फिर माइनस √2 साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से,
तो √2 का, तो ये पूरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसलिए मैंने √2 को बाहर रख दिया है और साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया है। तो साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर -√2 साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा से करेंगे। तो -√2 को मैंने बाहर रख दिया और साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा से। तो साइन के अल्फ़ा प्लस कॉस इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। देन इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई तो इस एलिमेंट से हो गया, लेकिन इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे बचा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, -√2 को मैंने बाहर रख दिया और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दिया। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन के अल्फ़ा। देन नेक्स्ट फिर वही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ हो जाएगा। तो -√2 और √2 -2 साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा। तो सेम यहाँ पर -2 साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देन कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है मैं इसे फिर से लिख देती हूँ काट के, -2 साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मैंने प्लस करके इसे ऐसे ही लिख दिया। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इस इक्वेशन का जब सॉल्व करेंगे तो कॉस के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, साइन के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, तो हमें ऐसे इक्वेशन प्राप्त होगा। और -2 साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी -√2 मैंने -√2 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा। देन ये साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, -√2 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। वैसे इस इक्वेशन को भी एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान देंगे। यहाँ पर जो √2 दिया हुआ है, ये √2 और ये +√2, दोनों √2 मैंने कॉमन निकाल लिया बस, और फिर ब्रैकेट ओपन करना है आपको। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट वाली इक्वेशन का भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है आपका -2 साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस इस कॉस के अल्फ़ा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन के अल्फ़ा का दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, ये कॉस के अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा है, और यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिया है साइन के अल्फ़ा -2 साइन के अल्फ़ा, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन के अल्फ़ा, उसे हमने इसके साथ में लिख दिया है, प्लस इन दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ करके लिख दिया। नेक्स्ट √2 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ये और दोनों इक्वेशन कैंसिल होते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखते हैं, √2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दोनों जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, और हमें यहाँ पर मिलेगा साइन, इस वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, दोनों प्लस में है तो आगे पीछे हम किसी को भी लिख सकते हैं, साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे नेक्स्ट वाले इक्वेशन में, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यू है कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसे पहले लिख दिया, और इसके साथ में मैंने ये वाली वैल्यू को लिख दिया माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये माइनस वाली वैल्यू बचती है, ये वाली वैल्यू बचती है, और ये वाली वैल्यू बचती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, और ये प्लस साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा।
दोनों माइनस हो जाएंगे। जब दोनों माइनस हो जाते हैं तो जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है माइनस साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा। अब यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वाला टर्म बच गया और हमारे पास यहाँ पर भी माइनस वाला टर्म बच गया। तो दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर जो टर्म बचा था साइन के अल्फ़ा, सॉरी ये जो टर्म बचा था साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मैं सबसे पहले ये वाले टर्म को लिखा है कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और ये जो दो वैल्यू है वो आपस में माइनस होती है। माइनस होने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और ये जो दो वैल्यू हमारे पास बच रही है दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा क्या, साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन और कॉस का फॉर्मूला बनाना है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। वैसे ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। बाकी सभी में भी सेम वैसे ही आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों में से अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन, सही में से अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर k+1 आ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि परिणाम n = k+1 के लिए इक्वेशन सत्य है। अगर ये इक्वेशन सत्य नहीं होता तो n की जगह पर k+1 नहीं आया होता। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से a⁴n = cos n अल्फ़ा प्लस sin n अल्फ़ा √2 sin n अल्फ़ा माइनस √2 sin n अल्फ़ा cos n अल्फ़ा माइनस sin n अल्फ़ा सिद्ध होता है। दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए ये n k+1, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी k+1, n k+1 n k+1, यहाँ पर भी n k+1, यहाँ पर भी n की जगह k+1। ऐसे ही तो तुलना करते हैं ना, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना होता है तो n की जगह पर k+1 लाना था, आगे n की जगह पर k+1, मतलब ये इक्वेशन n = k+1 के लिए सिद्ध होता है। अब एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है। एक निर्माता है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है x, y और z, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। अब उन तीनों वस्तुओं को 2 बाज़ारों में वो विक्रय करता है। जिन वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री दी हुई है। ये बाज़ार है, बाज़ार 1 और बाज़ार 2, और उत्पादन दिया हुआ है आपको कि ये x का उत्पादन है, y का उत्पादन है और ये z का उत्पादन है। यहाँ पर वस्तुओं की बिक्री सूची दी हुई है कि भाई इतनी इतनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और मतलब इतनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब जितना उत्पादन हो रहा है उसी को तो हम बेच रहे हैं ना। तो बाज़ार ए में ये आपका x है, ये y है और ये z है। तो बाज़ार ए में x इतना बेचते हैं, y इतना बेचते हैं, z इतना बेचते हैं। ये सब हमें डेटा दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है। x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, मतलब x का जो विक्रय मूल्य है वो 2.5 रुपये है, y का 1.5 रुपये है और z का 1 रुपये है। ठीक है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करिए। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक बाजार में कुल आय, बाज़ार 1 में 3 सामान बिक रहे हैं x, y, z, बाज़ार 2 में 3 सामान बिक रहे हैं x, y, z। तो इन तीनों को बेचने पर जो हमें कुल आय प्राप्त होती है और इन तीनों को बेचने पर जो कुल आय प्राप्त होती है इस बाज़ार के लिए और इस बाज़ार के लिए, वो हमें निकालनी है। तो हम इस प्रकार निकालेंगे। मान लेते हैं, माना वस्तुओं की वार्षिक बिक्री का आव्यूह निरूपण ए है। जो हमें वस्तुओं की वार्षिक बिक्री दी थी ना x, y, z बाज़ार 1 और 2 के लिए,
उनका आव्यूह निरूपण हमने ए मान लिया है। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू लिख सकते हैं आव्यूह के रूप में, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है, ये जेड के लिए, ये बाज़ार X1 के लिए है, ये बाज़ार 2 के लिए है। अब हमें माना एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, उसको हमने आव्यूह बी माना। अब आव्यूह बी माना तो आव्यूह बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.50, 1.50, 1.00, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे समझा सकती हूँ, एक एक्स है, एक एक्स का मूल्य अपने पास 2.50 है, एक एक्स उत्पाद है ना, उसका मूल्य 2.50 है विक्रय मूल्य। तो अपने पास एक्स की टोटल वैल्यू कितनी है बाज़ार 1 में 10,000 है। तो इस 10,000 का मूल्य कितना होगा, दोनों को हमें इंटू करना है। तो हमें तो दोनों को इंटू करना है, तो उसी प्रकार वाई के लिए भी है, उसी प्रकार जेड के लिए भी है। तो इसलिए हमने इसे इस प्रकार आव्यूह में लिया है। अब देखिए इस आव्यूह की कोटि 2x3 है, इस आव्यूह की कोटि 3x1 है। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो दोनों का गुणनफल संभव है। तो मान लेते हैं प्रत्येक बाजार में कुल आय, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय क्या दर्शाता है, ए इंटू बी। तो दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है ए बी इक्वल टू 46,000 एंड 53,000। तो ये जो 46,000 है वो बाज़ार ए की कुल आय है और 53,000 जो है वो बाज़ार बी की कुल आय है। तो पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे हैं। लागत मतलब उस एक्स वस्तु, वाई वस्तु और जेड वस्तु को बनाने, एक वस्तु को बनाने में कितना रुपया लगता है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, कुल जो हमें आय हुई है माइनस कुल लागत। तो कुल आय तो हमने निकाल लिया है, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने वही निकाला है। अब हमें कुल लागत निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो कुल लागत हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देते हैं। मान लेते हैं 3 वस्तु की प्रत्येक इकाई की लागत आव्यूह सी है। अब अगर उसकी लागत आव्यूह सी है तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.00, 1.00 और हमें 50 पैसे दिए थे। तो 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 50/100 होगा, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 रुपये। तो इसलिए हमने इसे 0.5 रुपये। अब भाई जब तीनों वैल्यू को हम सेम लेंगे, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए इसे हमने रुपए में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे कुल लागत आपका हो जाएगा ए इंटू सी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कुल लागत मिल जाएगी। ये कुल लागत है आपकी, मतलब एक्स वाई जेड तीनों वस्तुओं को बनाने में बाज़ार ए में इतने लागत लगते हैं और बाज़ार बी में इतनी लागत लगते हैं। अब कुल लाभ होगा आपका कुल आय माइनस कुल लागत। कुल आय है हमारा ए बी, कुल लागत है ए सी, दोनों को माइनस कर देंगे तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा। तो पहले वाले बाज़ार की कुल लाभ कितना मिला हमें 15,000 और दूसरे बाज़ार का कुल लाभ हमें मिला 17,000। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही।